इंडिया के फाइनेंशियल दुनिया में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिन्हें अक्सर शैडो बैंक कहा जाता है, का बड़ा उभार देखा गया है। ये संस्थाएं पारंपरिक बैंकों की तरह नहीं होती, लेकिन फिर भी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों को क्रेडिट देना है जो पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम द्वारा अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस जो ट्रेडिशनल बैंकिंग रेगुलेशंस के दायरे से बाहर काम करते हैं, अंडरसर्व्ड सेक्टर्स को क्रेडिट देने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनका कामकाज पारंपरिक बैंकों से अलग होता है, लेकिन ये भी वित्तीय स्थिरता और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन शैडो बैंक्स में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड या DHFL हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा, जिसने लाखों लोगों को किफायती घरों के सपने का वादा किया। DHFL ने न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी अपनी सेवाएं प्रदान की, जिससे कई परिवारों को अपने घर का सपना साकार करने में मदद मिली। हालांकि 2019 में DHFL का नाटकीय पतन भारत के तेजी से बढ़ते NBFC सेक्टर की सतह के नीचे छिपी कमजोरियों को उजागर करता है। इस पतन ने न केवल निवेशकों को हिलाकर रख दिया, बल्कि उन लाखों ग्राहकों को भी प्रभावित किया जो DHFL पर निर्भर थे। आसान क्रेडिट और ढीले ढाले नियमों ने DHFL जैसे NBFC के तेजी से विस्तार को बढ़ावा दिया, लेकिन इस तेजी से विस्तार के साथ साथ जोखिम भी बढ़े, जिन्हें समय रहते नहीं संभाला गया। इन्होंने उन लोगों और बिजनेसेस की क्रेडिट जरूरतों को पूरा किया जिन्हें फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम अक्सर नजरअंदाज कर देता था, और ट्रेडिशनल बैंक्स की कमी को पूरा किया। छोटे व्यवसायों से लेकर ग्रामीण परिवारों तक इन संस्थाओं ने हर किसी को वित्तीय सहायता प्रदान की। फाइनेंशियल समावेशन और आर्थिक विकास के वादे के साथ NBFC भारत के आर्थिक ताने बाने का अभिन्न अंग बन गए। इनका योगदान न केवल आर्थिक विकास में बल्कि सामाजिक समावेशन में भी महत्वपूर्ण रहा है। फिर भी जैसे जैसे DHFL की कहानी सामने आई, इसने शैडो बैंकिंग इंडस्ट्री के भीतर मजबूत रेगुलेशंस, मजबूत रिस्क मैनेजमेंट और नैतिक गवर्नेंस की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया। यह घटना एक चेतावनी के रूप में काम करती है कि वित्तीय संस्थाओं को न केवल तेजी से बढ़ने की आवश्यकता है, बल्कि स्थिरता और पारदर्शिता भी बनाए रखनी चाहिए। 1984 में स्थापित DHFL ने किफायती आवास तक वित्तीय पहुंच प्रदान करने के विजन के साथ अपनी यात्रा शुरू की। उस समय भारत में हाउसिंग फाइनेंस का क्षेत्र अभी भी अपने शुरुआती चरण में था और बहुत कम कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रही थीं। DHFL ने इस अवसर को पहचाना और एक ऐसे बाजार में प्रवेश किया जहां बहुत अधिक संभावनाएं थीं। कंपनी ने शुरुआत में निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों को फाइनेंसिंग पर ध्यान केंद्रित किया, जो अपने सपनों का घर खरीदने की चाह रखते थे। DHFL ने इन परिवारों को छोटे छोटे होम लोन प्रदान किए, जिससे वे अपने घर का मालिक बन सकें। यह एक ऐसा वर्ग था जिसे अक्सर ट्रेडिशनल बैंक्स द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता था, क्योंकि उनके पास पर्याप्त क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती थी। एक ऐसा वर्ग जिसे अक्सर ट्रेडिशनल बैंक्स द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता था। DHFL ने इस गैप को पहचाना और अपने बिजनेस मॉडल को इस तरह से डिजाइन किया कि यह इन अंडरसर्व्ड ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर सके। कंपनी ने अपने ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाए और उन्हें व्यक्तिगत सेवा प्रदान की। DHFL का बिजनेस मॉडल रिटेल लेंडिंग पर बहुत अधिक निर्भर था, जो घर का मालिक बनने के अपने सपने को पूरा करने की चाह रखने वाले व्यक्तियों को छोटे छोटे होम लोन प्रदान करता था। कंपनी ने अपने ग्राहकों की वित्तीय स्थिति को समझते हुए उन्हें कस्टमाइज्ड लोन प्रोडक्ट्स ऑफर किए, जिससे वे अपने घर का सपना साकार कर सकें। जो घर का मालिक बनने के अपने सपने को पूरा करने की चाह रखने वाले व्यक्तियों को छोटे छोटे होम लोन प्रदान करता था। DHFL ने अपने ग्राहकों के साथ एक भरोसेमंद संबंध स्थापित किया, जिससे वे कंपनी के प्रति वफादार बने रहे। कंपनी ने अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझते हुए उन्हें बेहतर सेवा प्रदान की। किफायती आवास पर कंपनी का शुरुआती फोकस भारतीय आबादी के साथ अच्छी तरह से मेल खाता था, जिससे शुरुआती वर्षों में इसकी ग्रोथ को बढ़ावा मिला। DHFL ने अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझते हुए उन्हें कस्टमाइज्ड लोन प्रोडक्ट्स ऑफर किए, जिससे वे अपने घर का सपना साकार कर सकें। जिससे शुरुआती वर्षों में इसकी ग्रोथ को बढ़ावा मिला। कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को लगातार इम्प्रूव किया और नए नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च किए, जिससे उसकी ग्रोथ को और भी अधिक बढ़ावा मिला। DHFL ने अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को समझते हुए उन्हें बेहतर सेवा प्रदान की। DHFL की सफलता एक विशाल अंडरसर्व्ड मार्केट की ज़रूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने की क्षमता पर बनी थी। कंपनी ने अपने ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाए और उन्हें व्यक्तिगत सेवा प्रदान की। DHFL ने अपने ग्राहकों की वित्तीय स्थिति को समझते हुए
उन्हें कस्टमाइज्ड लोन प्रोडक्ट्स ऑफर किए जिससे वे अपने घर का सपना साकार कर सकें। इसने लाखों लोगों की आकांक्षाओं को भुनाया, उन्हें घर के मालिक होने का मार्ग प्रदान किया। DHFL ने अपने ग्राहकों के साथ एक भरोसेमंद संबंध स्थापित किया जिससे वे कंपनी के प्रति वफादार बने रहे। कंपनी ने अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझते हुए उन्हें बेहतर सेवा प्रदान की। यह कस्टमर केंद्रित दृष्टिकोण एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ DHFL को हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में सक्षम बनाता है। कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को लगातार इम्प्रूव किया और नए नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च किए जिससे उसकी ग्रोथ को और भी अधिक बढ़ावा मिला। हालांकि ये शुरुआती सफलता बाद में ग्रोथ की आक्रामक खोज से ढल जाएगी जो इसके अंतिम पतन का मार्ग प्रशस्त करेगी। DHFL ने अपने बिजनेस मॉडल को लगातार इम्प्रूव किया और नए नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च किए जिससे उसकी ग्रोथ को और भी अधिक बढ़ावा मिला। लेकिन इस आक्रामक ग्रोथ ने कंपनी को वित्तीय संकट की ओर धकेल दिया जिससे उसका पतन हो गया। जैसे जैसे ग्रोथ के लिए DHFL की भूख बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी रिस्क लेने की क्षमता भी बढ़ती गई। कंपनी रिटेल लेंडिंग की अपनी मुख्य योग्यता से भटक गई और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस और कॉरपोरेट लेंडिंग जैसे जोखिम भरे क्षेत्रों में चली गई। इसने अपनी लोन बुक का आक्रामक रूप से विस्तार किया, अक्सर विवेकपूर्ण अंडरराइटिंग प्रथाओं पर ग्रोथ को प्राथमिकता दी। यह आक्रामक विस्तार काफी हद तक होलसेल मार्केट से शॉर्ट टर्म उधार से वित्त पोषित था जिससे इसकी संपत्तियों और देनदारियों के बीच एक खतरनाक बेमेल पैदा हो गया। DHFL अपनी लॉन्ग टर्म लेंडिंग एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए कमर्शियल पेपर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जैसे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज पर बहुत अधिक निर्भर हो गया। होलसेल फंडिंग पर इस अति निर्भरता ने कंपनी को महत्वपूर्ण रिफाइनेंसिंग जोखिमों के लिए उजागर कर दिया जिससे यह बाजार में किसी भी व्यवधान के प्रति संवेदनशील हो गई। DHFL के पतन के बीज अनियंत्रित ग्रोथ और जोखिम भरी लेंडिंग प्रथाओं के इस दौर में बोए गए थे। सेक्शन 4 द परफेक्ट स्टॉर्म, IL&FS संकट और कोबरा पोस्ट के आरोप। वर्ष 2018 ने DHFL और पूरे भारतीय NBFC सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में चिह्नित किया। इस वर्ष ने न केवल वित्तीय क्षेत्र में अस्थिरता को उजागर किया बल्कि कई कंपनियों की कमजोरियों को भी सामने लाया। IL&FS, जो एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी थी, अचानक से वित्तीय संकट में फंस गई। एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के पतन ने फाइनेंशियल सिस्टम में सदमे की लहरें भेज दीं। इस पतन ने न केवल IL&FS के निवेशकों को प्रभावित किया बल्कि पूरे NBFC सेक्टर को भी हिलाकर रख दिया। इस घटना ने बाजार में लिक्विडिटी की कमी को जन्म दिया जिससे NBFC के लिए फाइनेंसिंग सोर्सेज सूख गए जो शॉर्ट टर्म उधार पर बहुत अधिक निर्भर थे। लिक्विडिटी की कमी ने कई कंपनियों को अपने दैनिक संचालन को बनाए रखने के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। आग में घी डालते हुए खोजी पत्रकारिता प्लेटफॉर्म कोबरा पोस्ट ने DHFL के प्रमोटर्स पर गंभीर आरोप लगाए। उन पर फंड की हेराफेरी करने और फर्जी लेंडिंग प्रथाओं में शामिल होने का आरोप लगाया। कोबरा पोस्ट के इन आरोपों ने पहले से ही संकट में फंसे NBFC सेक्टर की स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। कोबरा पोस्ट के खुलासे ने कथित वित्तीय अनियमितताओं, कॉरपोरेट गवर्नेंस चूक और संदिग्ध संस्थाओं के साथ संभावित संबंधों पर प्रकाश डाला। इन खुलासों ने DHFL के प्रमोटर्स की साख को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया और कंपनी की वित्तीय स्थिति को और भी कमजोर कर दिया। इन खुलासों ने निवेशकों के विश्वास को और कम कर दिया जिससे DHFL के लिए फाइनेंसिंग सुरक्षित करना और अपने ऋण दायित्वों का प्रबंधन करना कठिन हो गया। निवेशकों का विश्वास डगमगाने लगा और कंपनी के शेयरों की कीमत में भारी गिरावट आई। इस संकट ने न केवल DHFL को प्रभावित किया बल्कि पूरे NBFC सेक्टर को भी एक गहरे संकट में धकेल दिया। सेक्शन 5 को प्रबंधन का खुलासा, अधिक लीवरेजिंग और परिसंपत्ति देयता बेमेल। जैसे ही IL&FS संकट और कोबरा पोस्ट के आरोपों से धूल जमी, DHFL के वित्तीय कुप्रबंधन की वास्तविक सीमा स्पष्ट हो गई। कंपनी की आक्रामक ग्रोथ लापरवाह ओवर लीवरेजिंग की कीमत पर आई थी। DHFL का कर्ज अस्थिर स्तर तक बढ़ गया था। इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो खतरनाक अनुपात तक पहुंच गई थी। ऋण का यह अत्यधिक बोझ एक गंभीर परिसंपत्ति देयता बेमेल के साथ DHFL के लिए अपने ऋण दायित्वों को पूरा करना कठिन बना देता है। लॉन्ग टर्म लोन को फाइनेंस करने के लिए शॉर्ट टर्म उधार पर कंपनी की निर्रिलायंसता ने एक ऐसी अनिश्चित स्थिति पैदा कर दी
जहां उसे लगातार अपने ऋण को पुनर्वित्त करने की आवश्यकता थी, जिससे यह महत्वपूर्ण लिक्विडिटी जोखिमों के संपर्क में आ गया। जैसे जैसे फाइनेंसिंग सोर्सेज सूखते गए और निवेशकों का भरोसा कम होता गया, DHFL खुद को कर्ज के दुष्चक्र में फंसा हुआ पाया, जो अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असमर्थ था।